गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चैप्टर 2 डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, जिसका भाग 2 रह गया था, उसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। चैप्टर 1 में खनिज के संबंध में हमने चर्चा की थी और उससे संबंधित वीडियो अपलोड भी कर दिया था। आज इसके जो पार्ट 2 में है वो धातु और अधातु, इनके संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु एवं अधातु, इसके बारे में पहले क्या है, कैसे इनकी खोज हुई, उसका क्रम से देख लेते हैं। सन 2007 तक खोजे या पाए गए तत्वों में 92 तत्व धरती पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं। इसका मतलब जब से इसकी खोज प्रारंभ हुई है धातुओं की, तब से लेकर के 2007 तक या वर्तमान तक भी कह सकते हैं, अभी तक केवल 92 तत्व ऐसे हैं जो धरती पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व समय समय पर खोजे जाते रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान में प्राकृतिक एवं संश्लेषित, माने जो खोज करने के बाद कृत्रिम रूप से जो प्राप्त हुए हैं धातु, उनके बारे में या तत्व इनको कह सकते हैं, संश्लेषित कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। इसका मतलब आज तक केवल 118 तत्वों की खोज हुई है, जिन्हें सामान्यतः धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 भागों में इन तत्वों को विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। इसके बारे में अभी आगे और समझेंगे कि इनको क्या कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि जो 118 तत्व अभी तक हमें ज्ञात हुए हैं, उनमें से 92 धातुएं हैं, 19 अधातुएं हैं और 7 उपधातुएं हैं। इस तरह से हमारे पूरे 118 तत्व हो जाते हैं। इसमें थोड़ा कई जगह पर, कई पुस्तकों में थोड़ा अलग लिखा रहता है। अधातु के संबंध में लिखा होगा, कहीं 18 लिखी होंगी, कहीं 20 लिखी होंगी, कहीं 22 भी लिखी हुई हैं। तो इसके संबंध में केवल एक मानक जो पुस्तक जिसको मानी जाती है एनसीईआरटी की, उसके आधार पर हमने इसको अपना इस स्थान पर देने का प्रयास किया है कि इसमें 19 अधातुएं हैं, उनके नाम भी अभी हम बताएंगे उसके आगे, और 7 उपधातु तत्व हैं। तो देखते हैं धातुओं का वर्गीकरण। तत्वों या पदार्थों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। जितने हमारे तत्व अभी तक हमें ज्ञात हुए हैं, उनको हम 4 भागों में एक प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 उपधातु और नंबर 4 मिश्र धातु। मिश्र धातुओं के संबंध में भी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मुख्य रूप से आपका जो आया था कि धातु, अधातु और उपधातु, इन 3 भागों में बांटा गया था। चौथी धातु इनको मिला करके, एक दूसरे को मिला के बनाई जाती है, इसलिए उसके संबंध में भी जानकारी हासिल करना ठीक है। तो नंबर 1 धातु। तो धातु वे तत्व हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं। आप लोग ये जानते होंगे, जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या देता है किसी को, तो वो धनात्मक हो जाता है, वो उसका आयन जो बनता है वो धनात्मक आयन, देने वाले को धनात्मक और लेने वाले को ऋणात्मक तत्व, इस तरह से कहा जाता है। सामान्यतः धातुएं ठोस एवं चमकदार होती हैं। धातुओं के परमाणुओं का आसानी से आयनन हो जाता है, जैसे सोना, चांदी, पारा, सीसा, एल्युमिनियम, बेरियम, तांबा, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम आदि। इन धातुओं का आयनन आसानी से हो जाता है। अब देखते हैं नंबर 2 आता है अधातु। अधातु उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। अब ये समझना पड़ेगा, धातुओं में क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते थे, और अधातुएं क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ग्रहण करेंगे तो निश्चित ये ऋण आयन बनाएंगे या ऋणी रहेंगे किसी दूसरे तत्व के। तो अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऋण आयन बनाते हैं, इसलिए इनको ऋण विद्युतीय तत्व कहा जाता है। धातुओं के नाम इस प्रकार हैं।
अब यहाँ देखना पड़ेगा 19 धातुओं के बारे में जो हमने कहा था, उसी पूरी 19 धातुओं के नाम: हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, ब्रोमियम, क्रिप्टन, आयोडीन, जीनान, एस्टेटिन, रेडान। और जो एक अधातु जो खोज की गई है वो सबसे लास्ट में उसको रखा गया है, जिसका परमाणु क्रमांक 118 है, ओजी। अभी इसका पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन नाम है, लेकिन अभी पूरा नामकरण सही नहीं हो पाया होगा, तो इसको यूनोक्टियम लिखा होगा उस आवर्त सारणी में। इसको 118 परमाणु क्रमांक के स्थान पर इसको रखा गया, तो इसलिए ये धातुएं 19 हो गई, अन्यथा 18 अधातुएं थी। अब देखते हैं उपधातुएं किसे कहते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन्हें धातु तथा अधातु की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। जब दोनों के गुण पाए जाएंगे, कुछ धातु के गुण होंगे और कुछ अधातु के गुण होंगे, तो इनको किसी एक श्रेणी में रखा जाना उचित नहीं था। इसलिए इनको एक अलग इनको स्थान देते हुए उन्हें उपधातु कह दिया गया कि हाँ, ये उपधातुएं दोनों के बीच की कड़ी हैं, तो ये उपधातुएं हो गई। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेल्यूरियम। टेल्यूरियम तक यहाँ पर जितनी धातुएं उपधातुएं बताई, तो 7 उपधातुएं ये आपके सामने हैं। और इन्हीं 7 को आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि उपधातुओं के बारे में पूछा जाता है कि ये नाम दे दिया उन्होंने कि ये इसको उपधातु कहेंगे, अधातु कहेंगे, धातु कहेंगे, इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद 4 नंबर जो आया मिश्र धातु, इसके बारे में समझते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक साथ पिघलाने से जो एक सा या समांगी धातु पदार्थ बनता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे सिक्का, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि। इस तरह से जो मिश्र धातुएं हैं, उनमें से 2 या 2 से अधिक धातुओं को गला करके या पिघला करके उनको मिक्स किया जाता है, तो उस तरह से जो धातुएं हमें प्राप्त होती हैं, उनको हम मिश्र धातु कहते हैं। इनको भी 2, 4, 6 को समझ लेते हैं। नंबर 1 है कांसा। अब कांसा में समझते हैं क्या क्या चीज़ मिलाई जाती है जिससे कांसा बन जाता है। तो तांबा 90% होता है और टिन 10%। इस मात्रा में जब मिलाया जाता है तो कांसा बन जाता है। इसके बनाने से फायदे क्या हैं, कांसा का उपयोग क्या क्या है, तो ये बर्तन बनाने में उपयोग होता है। कांसे के बर्तन देखे होंगे, सिक्के बनाने में और मूर्तियाँ। इस तरह से इनका प्रयोग, कांसा का जो हमने बनाया मिश्र धातु, तो इनके प्रयोग इस तरह से होते हैं। नंबर 2 है सिक्का। सिक्का में निकिल 25% तथा तांबा 75%। इस तरह से इन दोनों को जब मिलाएंगे तो वो सिक्का बन जाएगा। तो इस तरह से जो सिक्के बनाए जाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नंबर 3 आता है पीतल। पीतल में क्या मिलाया जाता है? पीतल में तांबा 66.6% तथा जस्ता 33.3%। या इसको वैसे भी एक प्रकार से 70% तांबा या 30% जस्ता, कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट यही है कि 66.6% तांबा होना चाहिए और 33.3% जस्ता। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो पीतल बन जाएगा। पीतल का प्रयोग आप लोग सभी जानते होंगे, सबके घरों में बर्तन आदि इसमें बनाते हैं, मूर्तियाँ भी बना लेते हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें, घंटे हैं मंदिर के। इस तरह से पीतल का जो उपयोग होता है इस तरह के बर्तन बनाने में होता है। अब आता है 4 नंबर जर्मन सिल्वर। इसमें तांबा 50% होता है, जस्ता 25% और निकिल 25%। इन तीनों को जब मिला देते हैं, अपना एक निश्चित अनुपात हुआ इनका, इन तीनों को 2:1:1 भी कह सकते हैं, या 50% तांबा, 25% जस्ता और निकिल 25%। इस तरह से जब मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर बन करके तैयार हो जाता है। इस तरह की जो सिल्वर होती है उसकी एक विशेषता होती है कि ये बहुत चमकदार होती है। इसलिए चमकदार वस्तुएं जो बनाने के लिए, जैसे चमकदार बर्तन या चमकदार मूर्तियाँ, जितनी भी चीज़ें जो
अत्यधिक चमक देती हैं, जिनको चमकीला बनाना पड़ता है, वो जर्मन सिल्वर से तैयार होती हैं। अब है पांचवा गन मेटल। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। गन मेटल, इसमें कापर 88% या 88% कापर होता है, 10% टिन होता है और जिंक 2%। कापर 88% प्लस टिन 10% प्लस जिंक 2%। इस तरह से जो गन मेटल बनता है उसमें बंदूक बनते हैं एवं उनके हथियार, गोली बारूद जितना भी है, इस तरह से इस धातु से तैयार किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है नंबर 6, रोल्ड मेटल, जिसे रोल्ड गोल्ड भी आमतौर पर चर्चा में कह दिया जाता है कि ये रोल्ड गोल्ड के आभूषण हैं। तो इसमें कापर 90% और एल्युमिनियम 10%, इस तरह की मात्रा जब मिलाई जाती है इस तरह के अनुपात में, अर्थात 9:1 अनुपात इनका हुआ जा करके, इसको जब मिलाएंगे तो रोल्ड मेटल या रोल्ड गोल्ड बन जाएगा। इसका सामान्यतः जो प्रयोग होता है वो आभूषण बनाने में अधिक होता है और मूर्तियां बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रोल्ड गोल्ड मेटल से जो मूर्तियां तैयार होती हैं वो लगा करता है कि बिल्कुल सोने की मूर्तियां हैं। अब इसके बाद देखते हैं धातु तथा अधातु में अंतर क्या है। तो समझते हैं धातु और अधातु। आघात वर्धनीयता एवं भंगुरता, ये गुण जो है, इस गुण में धातुओं में क्या होता है और अधातुओं में क्या होता है। तो नंबर 1, आघात वर्धनीयता एवं भंगुरता। तो धातुएं जो होती हैं वे आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब ये समझ लीजिए कि जब किसी पर चोट लगाई जाए, आघात किया जाए, तो हथौड़े से चोट करने पर ये चादर में परिवर्तित हो जाते हैं और ये भंगुर नहीं होती है, माने टूटते नहीं हैं। धातुएं जो होती हैं उनमें अगर हथौड़ा मारा जाए तो ये टूटते नहीं हैं। और अधातुओं में क्या होता है, ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, अर्थात हथौड़े से चोट करने पर ये भंगुर होने के कारण टूट जाती हैं। नंबर दूसरा जो आधार है तन्यता। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में भंगुर प्रकृति के कारण इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं को खींच करके इनके तार भी बनाए जा सकते हैं, इस तरह से अधातुओं को नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। अगला है कठोरता। कठोरता का गुण धातुओं में, अधिकांश धातुओं में पाया जाता है, जैसे एल्युमिनियम है, कापर है और आयरन है, ये कठोर धातुएं होती हैं। जबकि अधातुओं में क्या है, कुछ ठोस धातुएं, अधातुएं, कुछ ही को छोड़ करके, जैसे सल्फर और फास्फोरस, ये मृदु होती हैं, जबकि हीरा कठोर होता है। हीरा को अधातु की श्रेणी में रखा गया है, जबकि ये कठोर होता है। अगला है गलनांक, जिसको द्रवणांक भी कहते हैं, और क्वथनांक। इसके गुणों का अध्ययन करते हैं कि धातुओं में गलनांक और क्वथनांक किस तरह का होता है और अधातुओं में किस तरह का होता है। सामान्यतः धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, माने इनके जो क्वथनांक और गलनांक होंगे वे उच्च होंगे या अधिक होंगे। जैसे आयरन का होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वहां पर जाकर के ये द्रव अवस्था में बदलता है जाकर के। और अधातुओं के गलनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं। अपवाद इनमें से भी है कुछ, जैसे कार्बन, बोरान तथा सिलिकॉन। अब है घनत्व। घनत्व के संबंध में देखते हैं कि अधिकांश धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि, इनका भी घनत्व अधिक होता है। और जो अधातुएं होती हैं उनके घनत्व अधिकतर इनके निम्न होते हैं। तो घनत्व अधिक हुआ सोना चांदी, देखा होगा इस तरह, जिनके घनत्व ज्यादा होंगे इसका मतलब उनका भार अधिक हो जाता है। घनत्व पर चूंकि भार निर्भर करता है, इसलिए घनत्व अगर अधिक है तो भार अधिक होगा, घनत्व कम है तो भार कम होगा। अब अगली चीज देखते हैं धातु कर्म। ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि धातु कर्म किसे कहते हैं और कैसे होता है।
तो धातुओं का उनके अयस्क से निष्कर्षण के बाद, जो भी धातुएं होती हैं उनके अयस्क होते हैं, तो अयस्क से जो धातुएं निकलती हैं, मिलती हैं, उनका शोधन करने की समस्त प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि अयस्कों का पहले सांद्रण किया जाता है, फिर धातुओं का उससे निष्कर्षण होता है और बाद में धातुओं का शोधन। ये जो पूरी प्रक्रिया है शुद्ध धातु प्राप्त करने की, वो धातु कर्म कहलाती है। तो अयस्क से धातु बनने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। प्रमुख चरण समझते हैं। इसमें नंबर 1 आता है अयस्क का सांद्रण, नंबर 2 धातु का निष्कर्षण और नंबर 3 धातु का शोधन। इसका मतलब धातु अयस्कों से जब हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी होती है तो हमें 3 चरण उपयोग में लाए जाते हैं। कौन से? अयस्क का पहले सांद्रण करना पड़ेगा, फिर उससे धातु का निष्कर्षण करना पड़ेगा, फिर निष्कर्षण के बाद जो धातु मिलेगी उसका शोधन करना पड़ेगा। तो देखते हैं अयस्क का सांद्रण। नंबर 1 है अयस्क का सांद्रण। खदानों से प्राप्त अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ जैसे मिट्टी आदि धारित्र कहलाते हैं। जो भी अपशिष्ट पदार्थ या अपद्रव्य जितने भी हैं, ये वो जो मिले रहते हैं अयस्क में, उन्हें हम धारित्र कहते हैं। ये भी पूछा जाता है धारित्र क्या है। तो खदानों से जो प्राप्त अयस्क हुआ उसमें ये गंदगी या मिट्टी या अपशिष्ट पदार्थ जो मिले रहते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को हम धारित्र कहते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी धारित्र का प्रयोग होगा तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि अपशिष्ट पदार्थों को ही धारित्र कहेंगे। इनको पृथक करके धातु का सांद्रण किया जाता है। जो हमने बताया था कि नंबर 1 पर अयस्क का सांद्रण करना है। तो अब अयस्क के सांद्रण की भी विधियां हैं। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं इसको भी देखते हैं। तो भौतिक एवं रासायनिक 2 तरह की विधियां होती हैं। अब भौतिक विधियों के अंतर्गत नंबर 1 है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में चुंबकीय प्रकृति के पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। जैसे मैग्नेटाइट का सांद्रण इसी विधि से करते हैं। नंबर 2 है गुरुत्व पृथक्करण। इस विधि में महीन पिसे हुए या बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी की तेज धार में धोया जाता है, जिससे हल्के धारित्र कण बह जाते हैं या हल्की जो गंदगी के कण होंगे वो बह जाएंगे, जबकि भारी खनिज कण तली में बैठ जाते हैं। तो खनिजों के जो कण हुए वो तली में बैठ गए और गंदगी जो हुई वो बाहर बह जाती है। इस तरह का जो पृथक्करण किया जाता है, इस विधि से जिनका पृथक्करण किया जाता है वे धातुएं हैं टिन तथा सीसा। इसके बाद नंबर 3 विधि जो है वो फेन प्लवन विधि। इसके बारे में समझते हैं कि फेन प्लवन विधि से कैसे अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। तो इस विधि में महीन पिसे हुए अयस्क को जल एवं तारपीन का तेल या चीड़ का तेल इनके साथ एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है। अब इस मिश्रण में तेजी से बुलबुलों के रूप में वायु प्रवाहित की जाती है। वायु प्रवाहित करने के लिए बुलबुलों के रूप में इसमें जानी चाहिए, जिससे शुद्ध अयस्क के जो कण हैं वो तेल के साथ झाग बनाते हैं, जो जल की सतह पर तैरने लगते हैं। झाग ऊपर तैरता है तो उसके साथ वो झाग के साथ तैरने लगते हैं। इन्हें सरलता से निकाल लिया जाता है। इस तरह के जो अयस्क हैं उनमें जो धातुएं हैं उनको देखते हैं किस तरह के होते हैं। ये तांबा, सीसा तथा जस्ता के सल्फाइड अयस्क। इसका मतलब फेन प्लवन विधि में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इसमें जो तांबे के सल्फाइड अयस्क होंगे, ना कि ऑक्साइड अयस्क इस तरह से या चैन वाले इस तरह से नहीं किए जाते हैं। इसमें केवल सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि से होता है। इसमें जो धातुएं आती हैं उनका निष्कर्षण किया जाता है। इसके बाद बी नंबर की है रासायनिक विधियां या निक्षालन। अभी तक हमने जो ये तीनों विधियां पढ़ी वो थी भौतिक विधियां। अब है ये रासायनिक विधियां या निक्षालन भी इसको कह सकते हैं। इस विधि में अयस्क तथा धारित्र के मध्य, माने अयस्क और धारित्र या वही गंदगी अपशिष्ट पदार्थ
रासायनिक गुणों के अंतर सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इनमें जो रासायनिक गुणों के अंतर होंगे इनके अयस्क के और अपशिष्ट पदार्थ के, तो इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बॉक्साइट अयस्क में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की अशुद्धियां मिली रहती हैं, अतः इस अयस्क के बारीक चूर्ण को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे कहते हैं कि जलीय विलयन के साथ इसको 420 डिग्री केल्विन से लेकर के 440 डिग्री केल्विन तक का ताप दिया जाता है और उसको उस ताप तक इसको गर्म करते हैं, जिससे विलेय सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो होता है वो विलेय होता है, इससे ये प्राप्त हो गया। अब अशुद्धियां अभी भी अप्रभावित रहती हैं, क्योंकि हमने अंतर का सिद्धांत, इनके रासायनिक गुणों के अंतर के सिद्धांत के आधार पर इसका तापक्रम इसको दिया था कि हाँ इतने ताप तक इसको देना है। अशुद्धियां उसमें चूंकि नहीं गल पाती हैं, इसलिए अशुद्धियां अभी अब अप्रभावित रहती हैं। और ये जो विलयन हमें प्राप्त हुआ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट वाला, इसको अलग कर लेते हैं। अब इस विलयन को हम छानते हैं तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। जब छानेंगे तो इसमें अवक्षेप प्राप्त होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। इसे छानकर गर्म करते हैं, जिससे शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हो जाता है। इस तरह से एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है वो इस विधि से कर लिया जा सकता है। इसको अगर इक्वेशन के आधार पर देखें तो इक्वेशन में 2NaAlO2 प्लस H2O ये बनाता है 2AlOH प्लस 2NaOH। 2AlOH OH होल थ्राइस इसको कहेंगे, माने OH का ये 3 गुना। एल्युमिनियम जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो 3 गुना इसका रहेगा, तभी वैलेंसी इसकी संतुलित हो पाएंगी। अब 2AlOH होल थ्राइस को जब फिर इसका दोबारा होता है विघटन, तो ये Al2O3 प्लस 3H2O में होता है। Al2O3 को हम क्या कहेंगे, इसको एल्युमिना या एल्युमिना ही कहा जाता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण। पहले तो सबसे पहले हमारा हुआ कि अयस्कों का सांद्रण कैसे हुआ, अब धातुओं का निष्कर्षण। इसका मतलब जो सांद्रित अयस्क अब हमें प्राप्त हो गया है, उसके निष्कर्षण की भी विधियां अयस्क की प्रकृति और उसमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सांद्रित अयस्क के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ है उसको भी हम देखते हैं कि उसके अयस्क की प्रकृति क्या है और उसमें जो अशुद्धियां मिली हैं उनकी प्रकृति क्या है। तो निष्कर्षण भी निम्न 2 पदों में होता है। नंबर 1 है सांद्रण के पश्चात अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। इसका मतलब इसको हम प्रगलन विधि भी कह सकते हैं। नंबर 2 आता है धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। इसका मतलब 2 चरण में हमें इसको करना पड़ेगा, तभी हमें धातु प्राप्त हो पाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन क्या है, इससे किस तरह से हम अपने अयस्क से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं, कार्बोनेट अथवा सल्फाइड की अपेक्षा धातु के ऑक्साइडों को अपचयन द्वारा धातुएं प्राप्त करना आसान होता है। इसका मतलब जो अयस्क कार्बोनेट अयस्क होते हैं और सल्फाइड अयस्क होते हैं, उनकी अपेक्षा इस विधि से अपचयन द्वारा धातुएं प्राप्त करना हमें आसान रहता है। इसलिए अपचयन किए जाने से पहले अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है। तो जो भी अयस्क हमें सांद्रण के पश्चात मिला था उसका हमें अपचयन करना पड़ेगा और उसको किसमें, धातु के ऑक्साइड के रूप में पहले परिवर्तित करना पड़ेगा और फिर सांद्रित अयस्क को निस्तापन एवं भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। निस्तापन और भर्जन विधियां ये हम इससे पूर्व वाले उसमें भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको देखते हैं। निस्तापन, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करना निस्तापन कहलाता है। इससे अयस्क में उपस्थित नमी
एवं वाष्पशील अशुद्धि दूर हो जाती है। इस विधि से कार्बोनेट गैस को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाने से क्या होता है, अयस्क सरंध्र हो जाता है। सरंध्र का मतलब रंध्र सहित, जिसमें रंध्र हो जाते हैं, अर्थात एक प्रकार से इसको चूर्ण की तरह मान सकते हैं। या दो अणुओं के बीच जो स्थान होता है वो अधिक हो जाता है, दो कणों के बीच स्थान है वो अधिक हो गया तो वो उसको कहेंगे सरंध्र हो जाता है। तो ये निस्तापन के संबंध में हमने पहले देखा। इसके बाद दूसरा आता है भर्जन। वायु की अधिकता में किसी अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। अब यहाँ अंतर समझना पड़ेगा। निस्तापन में था कि वायु की अनुपस्थिति में, और यहाँ पर क्या है कि वायु की अधिकता में किसी अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म करना है। जितना उसका गलनांक होगा उससे कम ताप तक गर्म करना, ये भर्जन कहलाता है। इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अभी हमने पहले बताया था कि जो भी सल्फाइड हों, अयस्क हों या कार्बोनेट अयस्क हों, इनको धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना जरूरी होता है। इससे अशुद्धियां जो होती हैं वो ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं और अयस्क भी ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जिंक ब्लेंड के भर्जन। जिंक ब्लेंड समझते होंगे, ZnS इसको कहते हैं, जिंक सल्फाइड। इसके भर्जन पर जिंक ऑक्साइड का प्राप्त होना, इसको इक्वेशन द्वारा समझते हैं। 2ZnS + 3O2 ये बनाता है 2ZnO + 2SO2। ZnO बन गया, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड बन गया। हमें ऑक्साइड के रूप में उसको परिवर्तित करना था, वो परिवर्तित हो गया। अब देखते हैं कि इसके बाद का दूसरा चरण इसमें जो था वो धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन कैसे होता है, इसमें भी 3 विधियां होती हैं। कार्बन अपचयन, सोडियम अपचयन और एल्मिनोतापी विधि। ये 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहली देख लेते हैं। नंबर 1, कार्बन अपचयन में भार्जित अयस्क में कार्बन मिलाकर अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है। इससे धातु ऑक्साइड का अपचयन होकर शुद्ध धातु देता है। अब हमें जो भर्जित अयस्क प्राप्त हुआ था, कहाँ से? पहली विधि थी भर्जन के द्वारा या निस्तापन के द्वारा। उस तरह से जो हमें अयस्क प्राप्त हो गए थे, अब इनका हमें अपचयन करना है। तो इसमें पहला नंबर पर क्या करना होता है कि कार्बन अपचयन में भर्जित अयस्क में कार्बन मिलाकर अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है। इससे धातु ऑक्साइड का अपचयन होकर शुद्ध धातु देता है। जैसे 2ZnO + C, वही जिंक ऑक्साइड जो हमने प्राप्त किया था भर्जन के बाद, उसमें कार्बन मिलाते हैं या कोक कहलाता है ये, इसको मिला देंगे तो हमारा बनता है जिंक + कार्बन मोनोऑक्साइड माने CO। जिंक + CO, Zn + CO ये बन के तैयार होता है। इसके बाद होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के जो ऑक्साइड होते हैं। नंबर 20 जो हमने बताया था सोडियम अपचयन कैसे होता है, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के ऑक्साइड का कार्बन द्वारा अपचयन नहीं होता है। इसलिए इनका अपचयन करने के लिए पहले क्लोराइड में परिवर्तित किया जाता है। अभी ध्यान देना, पहले उसको हमें किस में परिवर्तित करना था? ऑक्साइड में कार्बन अपचयन के द्वारा। और सोडियम अपचयन में क्या होता है? इसमें हमें क्लोराइड में परिवर्तित करना पड़ता है। इसके पश्चात जो क्लोराइड का सोडियम धातु द्वारा अपचयन कर लिया गया, तो इसका इक्वेशन भी हम समझ लेते हैं कि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड + 2Na, इसमें सोडियम मिलाया गया तो बनता है 2NaCl + Mg, माने सोडियम क्लोराइड बना और मैग्नीशियम बन गया। अब अगला नंबर जो आता है एल्मिनोतापी विधि। एल्मिनोतापी विधि में धातु ऑक्साइड का चूर्ण द्वारा अपचयन किया जाता है। इसमें इक्वेशन क्या होता है? Cr2O3 + 2Al, ये बनता है Al2O3 + 2Cr, माने ये हमारा जो अपचयन की विधि जो हुई वो इसमें एल्मिनोतापी विधि में वो हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। इस तरह से धातु ऑक्साइड का चूर्ण द्वारा अपचयन किया जाता है।
इस तरह से हमारे धातु ऑक्साइडों से अपचयन का तरीका हमने 3 विधियां इसकी बताई हैं। तो वो तीनों विधियों को आप ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि इन विधियों का अलग अलग उदाहरण पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बार बार इसको देखना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद 2 चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, अयस्कों का सांद्रण और अयस्कों का निष्कर्षण। अब आता है कि जो धातुएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं अभी तक, उनका शोधन किस तरह से, क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह शुद्ध नहीं होंगी, तो इनका शोधन हमें किस तरह से करना पड़ता है। तो अयस्क के सांद्रण के पश्चात धातु निष्कर्षण के फलस्वरूप प्राप्त धातुओं में कुछ अशुद्धता रह जाती है। इन अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु शोधन कहलाती है। शोधन में 3 प्रक्रियाएं होती हैं, आसवन, द्रवीकरण और विद्युत अपघटनी प्रक्रम। अब इसमें देखते हैं कि किन धातुओं को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 1 आता है आसवन। वे धातुएं जिनका क्वथनांक कम होता है, उनका शोधन आसवन विधि से किया जाता है। क्वथनांक कम होने का मतलब जो कम ताप पर उबलने लगते हैं, ऐसी धातुओं का हम इससे, या गलने लगते हैं, ऐसी धातुओं को हम आसवन विधि से शुद्ध करते हैं। इसमें कौन सी धातुएं हैं? जस्ता, मरकरी आदि। नंबर 2 इसकी विधि है द्रवीकरण। जिन धातुओं का गलनांक कम होता है, ऐसी कुछ धातुएं गर्म करने पर स्वयं तो पिघल जाती हैं, पर उनमें जो उपस्थित अपद्रव्य हैं, धारित्र जो हैं, वो नहीं पिघलते हैं। ऐसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए ढालू भट्टियों में गर्म करते हैं। ढालू भट्टियों में गर्म करने से क्या होगा कि शुद्ध धातु गल करके वो बह जाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि ढालू है भट्टी, इस तरह से बह करके वो नीचे की तरफ आ जाती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, धारित्र हैं, वो बिना गले हुए ही अपद्रव्य ऊपर रह जाते हैं। इस तरह से किस धातु का शुद्धिकरण होता है, शोधन होता है? टिन का। ये ध्यान रखना, द्रवीकरण से टिन का शोधन किया जाता है। अब तीसरा नंबर इसका आता है विद्युत अपघटनी प्रक्रम। यह प्रक्रम धातु निष्कर्षण एवं शुद्ध धातु प्राप्त करने की महत्वपूर्ण विधि है। अधिकतर इसी विधियों का प्रयोग किया जाता है जो कारखानों आदि में। तो इस विधि को ठीक से देख लेते हैं। तो इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। विद्युत अपघट्य के स्थान पर इसमें धातु के किसी विलेय लवण का विलयन काम में लाया जाता है। तो विद्युत प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होने लगती है और अशुद्धियां या तो नीचे बैठ जाती हैं या विलयन में ही रह जाती हैं। इस तरह से जिन धातुओं का शोधन किया जाता है उनमें सोना, चांदी, लेड, इस तरह की जो धातुएं हैं उनका शोधन इन विधियों से किया जाता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख धातुएं जिनके निष्कर्षण के बारे में आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें से देखते हैं कि लोहे का कैसे निष्कर्षण होता है और एल्युमिनियम का। 2 धातुओं के निष्कर्षण के संबंध में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो लोहा अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में ऑक्साइड, कार्बोनेट एवं सल्फाइड यौगिकों के रूप में पाया जाता है। अभी इससे पूर्व भी हमने चर्चा की थी, तो उसमें ऑक्साइड जो अयस्क होते थे, उन धातुओं के ऑक्साइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क 3 प्रकार के। लोहा तीनों रूपों में पाया जाता है, ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है, कार्बोनेट के और सल्फाइड यौगिक के रूप में पाया जाता है। इसका प्रमुख अयस्क जो है वो हेमेटाइट है। इसको याद रखना पड़ेगा। लोहे का पूछा जाता है कि इसका प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो इसको हेमेटाइट कहेंगे, जिसमें रेत, जिसको सिलिकॉन ऑक्साइड या SiO2 कहा जाता है, ये मुख्य अशुद्धि के रूप में होती है। अब देखते हैं लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है। तो इसमें अयस्क का सांद्रण सबसे पहले होता है। तो हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण द्रव चालित धुलाई द्वारा किया जाता है।
इसके बाद दूसरी विधि जो इसमें अपनाई जाती है वो है निस्तापन। निस्तापन सांद्रण के पश्चात जो प्राप्त अयस्क है उसको वायु की अनुपस्थिति में, ये ध्यान रखना होगा, निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति रहती है, तीव्रता से गर्म किया जाता है जिससे नमी, गंधक एवं अन्य अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तथा अयस्क सरंध्र हो जाता है। अभी सरंध्र के बारे में हमने बताया था, तो उस तरह से ये जो भी अयस्क बनेगा निस्तापन के बाद वो सरंध्र में प्राप्त हो जाता है उस रूप में। अब इसके बाद देखते हैं अपचयन। निस्तापन के पश्चात अयस्क को कोक एवं चूना पत्थर की निश्चित मात्रा के साथ मिश्रित किया जाता है। निस्तापन के पश्चात जो हमें अयस्क प्राप्त हुआ है उसमें कोक एवं चूना का पत्थर, कोक माने कोयला, एक प्रकार का कार्बन मान लेते हैं, तो इसको और चूना के पत्थर को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। अब इसे वात्या भट्टी में कप तथा कोन व्यवस्था से गिराया जाता है। वात्या भट्टी का पूरा वर्णन आपको देखना होगा कि किस तरह की उसकी संरचना होती है। उसमें कप तथा कोन जो ऊपर की तरफ होता है उस व्यवस्था से गिराया जाता है। भट्टी के भीतर से निचले भागों से गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। इस वायु से कोक के दहन के कारण, माने जो कार्बन हुआ या कोयला हुआ वो जलने लगता है, उसके दहन के कारण दहन के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। वात्या भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं और लोहे का निष्कर्षण हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, और दूसरा है हेमेटाइट का अपचयन होना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना C+O2, CO2 बना प्लस ऊष्मा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में जब कोक की क्रिया हुई तो ये 2CO बन गया, CO2 + C = 2CO, माने दो अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के बन गए। इस तरह से अब इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करेंगे हेमेटाइट के अपचयन में। तो वे अपचयन किस तरह से होता है, इसको रासायनिक समीकरण इसका देख लेते हैं। Fe2O3 + 3CO, ये जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो बनता है 2Fe + 3CO2। इसका मतलब अब हमें आयरन प्राप्त हो गया, लोहा प्राप्त हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। इस प्रकार से जो लोहा प्राप्त हमें होता है वो ढलवां लोहा कहलाता है। भारत में लोहा मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक में मिलता है। लोहे के निष्कर्षण के लिए प्रमुख आयरन तथा स्टील संयंत्र कहाँ पर लगे हुए हैं, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल और भद्रावती, इनमें ये लगे हुए हैं ये कारखाने। इनके निष्कर्षण के लिए जो लोहे के अयस्कों से जो इस तरह से निकालते हैं हम शुद्ध लोहा, उस निष्कर्षण के लिए इन शहरों में उनके कारखाने लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है। तो एल्युमिनियम पहले समझते हैं क्या है और कहाँ पाया जाता है। यह नीलाभ श्वेत हल्की धातु है। नीलाभ माने कुछ नीला रंग का लिए हुए और सफ़ेद, इस तरह से ये हल्की धातु है। लोहा था वो वजनदार धातु थी क्योंकि उसका घनत्व अधिक था, इसका घनत्व कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा तो वो हल्की रहेगी। इस तरह से ये हल्की धातु है। भू पर पटी का लगभग 7% एल्युमिनियम यौगिक है। जो हमें भू क्षेत्र में जितना पाया जाता है, ऊपरी की जो परत होती है उनमें जितना एल्युमिनियम मिलता है वो 7% एल्युमिनियम यौगिक होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख स्रोत बॉक्साइट अयस्क है। इसका मतलब एल्युमिनियम बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है। तो बॉक्साइट के प्रचुर निक्षेप माने प्रचुर भंडार जहाँ पर पाए जाते हैं वे कौन से शहर हैं, मुंबई है, कोल्हापुर है, जबलपुर, रांची, बालाघाट और कटनी। और 2 कंपनियां इस तरह की हैं, 2 फैक्ट्री या कारखाने मान लें जहाँ पर इनका निष्कर्षण किया जाता है। यह एल्युमिनियम शुद्ध धातु बनाई जाती है। वो कंपनियों के नाम आप याद रखेंगे, इनके पूरे नाम याद रखना पड़ेगा। नाल्को NaLCO, इसको कहते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, और दूसरा है बाल्को BALCO, यह है भारत एल्युमिनियम कंपनी। तो नाल्को और बाल्को को भी
याद रखने की आवश्यकता है, इनके पूरे नाम पूछ दिए जाते हैं। ये 2 ही कंपनियां ऐसी हैं जिनमें एल्युमिनियम का प्रमुख रूप से शोधन होता है या निष्कर्षण होता है। अब एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है इसको समझते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। इस अयस्क में लोहे का ऑक्साइड और सिलिका अशुद्धि के रूप में होते हैं। इनमें 2 चीजें जो अशुद्धि के रूप में या धारित्र के रूप में होती हैं, वो होती हैं लोहे का ऑक्साइड और सिलिका, रेत जिसको कहते हैं। ये दोनों चीजें उसमें अशुद्धि के रूप में मिली हैं। तो इनके निष्कर्षण के भी कुछ पद दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका शोधन किस तरह से किया जाता है। तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण के बाद इसका शोधन करेंगे। तो यदि बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धियों के रूप में लोहा, ऑक्साइड तथा बालू होती है तो इन्हें बायर विधि से दूर किया जाता है। इस विधि में अयस्क शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो अयस्क है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन कैसे किया जाता है। हाल की विधि द्वारा शुद्ध एल्युमिना के विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। तो एक विधि है हाल की विधि, और ये इस तरह से चित्र भी उसका आप लोग देख लें कि इसमें विद्युत अपघटन किस तरह से एल्युमिनियम का होता है। इसमें शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्रायोलाइट तथा कुछ मात्रा में फ्लूरोस्पर के साथ मिश्रित करके लोहे के टैंक में रखा जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम धातु जो होती है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाती है, जबकि एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है या विमुक्त होती है। इनकी क्रियाओं को समझ लेते हैं। Al2O3 इसका विघटन हुआ या अपघटन हुआ तो 2Al और +3O इसमें हुआ। Al की जो वैलेंसी रहेगी वो +3 रहेगी और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी ऊपर रहेगी वो -2 रहेगी। अब कैथोड पर देखते हैं किस तरह से। तो वो Al जो होता है वो +3 इस तरह से इसमें आ जाएगा और +3 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी माइनस में रहती है 1 और Al की प्लस में रहती है तो +3। इस तरह से जब ये मिलते हैं तो ये शुद्ध Al बना देते हैं, माने एल्युमिनियम बना देते हैं। और एनोड पर क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है उसकी -2 वैलेंसी वाली, इससे -2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो गए। इस तरह से ये O बनता है और O+O माने एक O ऑक्सीजन जो होती है उसका एक अणु ऑक्सीजन के दूसरे अणु से जब मिलता है तो वो O2 बन जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन विमुक्त हो जाती है। एल्युमिनियम का शोधन, इस प्रकार से प्राप्त जो एल्युमिनियम है वो धातु लगभग 99% शुद्ध होती है। अब 1% फिर भी अशुद्धि रह जाती है, इसलिए इसका शोधन हमें पुनः करना पड़ता है। इस तरह से आज ये चैप्टर 2 ये हमारा पूरा समाप्त हो जाता है। खनिज पदार्थ एवं धातु एवं अधातु, इससे संबंधित जो चैप्टर था वो आज यहाँ समाप्त हुआ। इसी के साथ जो हमारा एक फेसबुक पेज है उसके संबंध में आपको बताना है कि उस फेसबुक पेज की लिंक भी इसमें दी जा रही है। आप इसके द्वारा उसको लाइक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ पर अन्य जो सूचनाएं होती हैं वो वीडियो के माध्यम से न दे पाने के कारण वो सूचनाएं हम फेसबुक पर डाल देते हैं, इसलिए आप लोग उसमें ज़रूर पहुँचें। धन्यवाद।